हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे। तो अभी तक जो क्लास चली थी उसमें ये हम लोग को पता चल गया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट में पता चल गया था कि एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी और एक एच सेंटर्ड था, उसके बारे में पता चल गया था। आज हमको ये जानना है कि जो भी लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट्स होते हैं, मतलब एक यूनिट सेल में जो भी जितने भी कॉर्नर होते हैं, उन कॉर्नर पे कौन बैठा होता है? एटम, आयन या मॉलिक्यूल। ठीक है, जितने भी यूनिट सेल में होते हैं 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे बैठे होते हैं एटम या आयन या मॉलिक्यूल। आज ये जानना है कि वो जो एक एटम, किसी एक कॉर्नर पे जो एक एटम बैठा हुआ है, वो अपना कितना परसेंट, अपना कितना हिस्सा उस यूनिट सेल में, उस अकेले यूनिट सेल में अपना कितना हिस्सा दे रहा है, या वो जो कॉर्नर पे एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल बैठा हुआ है वो और कितने अगल बगल जो यूनिट सेल हैं उनसे टच कर रहा है, या उनसे अपना जो एटम है वो कितना पार्ट दूसरे यूनिट सेल में दे रहा है। ठीक है, तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में जानना है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज की जो हेडिंग है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइट्स। लैटिस साइट्स का मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई एक यूनिट सेल है, ठीक है, अगर यूनिट सेल इसमें कैसा होना है हम लोग को पढ़ना है, क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारे पास एक क्यूब है, एक यूनिट सेल है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब की तरह ही है, ठीक है, इसके भी 8 कॉर्नर है। तो एक क्यूब अगर हम यहाँ पे बनाए तो उस क्यूब के, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, एक क्यूब है, एक क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। और 8 कॉर्नर का मतलब ही है लैटिस साइड्स। ठीक है, यहां पे हम क्या बैठाते हैं? जो बैठाते हैं पॉइंट उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, और कहां पे बैठ रहा है उसको बोलते हैं लैटिस साइड। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने 8 एटम बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स पे, 8 कॉर्नर पे यूनिट सेल के हम लोग क्या बैठा दिए? 8 एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स बैठा दिए। अब इसमें इसके जो हेडिंग लिखा उसमें यही पढ़ना है हमको कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइट। ये जो हर डिफरेंट लैटिस साइट्स पे एटम बैठे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना कितना पार्ट इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या वो कितने यूनिट सेल से अपना पार्ट शेयर कर रहा है, इसी चीज को देखना है। तो आइए समझते हैं। एक छोटा सा मेरे पास क्यूब है, दो चार, उसी को एक्सपेरिमेंट से थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है, एक यूनिट सेल है। ध्यान से यहाँ पे सारा फोकस रहे। ये एक क्यूब है, एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल अगर क्यूब है तो उसके कितने कॉर्नर होंगे? 8। आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर, और उसी तरह 5 6 7 8। ठीक है, तो एक यूनिट सेल के जैसे 8 कॉर्नर होते हैं, उसी तरह एक यूनिट सेल के कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। अब ये कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे हम एक एटम बैठा दिए। क्या बैठा दिए हैं? एक एटम बैठा दिए। यहां पे हल्का हल्का दिख रहा होगा, एक एटम बैठा है। अच्छा, क्या यूनिट सेल कभी अकेला होता है? नहीं। हर यूनिट सेल के अगल बगल 3 डायमेंशन में हजारों करोड़ों लाखों यूनिट सेल होंगे। तो इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा। चलिए इसको बना दे रहे हैं। इसके बगल में एक यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के बगल में एक यूनिट सेल, तो इस बगल के, इसके इधर भी यूनिट सेल होगा। उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एटम रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं इधर। अब इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, तो आइए उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रख दिए, और इसके भी ऊपर एक यूनिट सेल होगा, तो उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रख दिए। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा संभालना पड़ेगा हमको। अब ध्यान से इस चीज को देखते हैं। एक बार हाथ में आ गया ना, देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो इस यूनिट सेल पे, इस पे जिस पे लिख रहे हैं 1, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे हम क्या बैठाए थे? एक एटम बैठाए थे। अब एटम जो हमको मान के चलना है वो हमेशा क्या है? स्फेयर इन शेप, उसका स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप जब इस टॉप पे यहाँ पे बीच में एक एटम बैठा है, तो देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है, उसके इस साइड भी एक यूनिट सेल है, उसके इस साइड भी यूनिट सेल है। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ जो एक एटम बैठेगा
वो कितने लोगों से अपना शेयरिंग कर रहा है एटम। यहाँ पे बैठेगा, हम बनाए हैं बड़ा, यहाँ पे एक एटम बैठता तो कितने लोग से वो टच कर रहा है, तो एक इधर एक लोग से टच करता, एक इधर टच करता, एक इधर टच करता और एक जहाँ पे बैठा है वो अपना, ठीक है। तो एक होल एटम 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी आपको पता है कि इस यूनिट सेल के आगे भी यूनिट सेल होगा। ये तो इसके अगल होगा, इसके बगल वाले, इसके ऊपर एक इधर भी होगा, उसके आगे भी होगा हर साइड। तो अब यही यूनिट सेल पे ये जो इतना अभी दिख रहा है आपको कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4। एक एटम यहाँ कॉर्नर पे रखने पे 4 पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से आगे से भी लोग आएंगे, ये एटम क्या होगा, पूरा आगे से भी क्या होगा, इसे ढका होगा। यही सब उठ के कहाँ आ जाएंगे, अब इसको आगे से भी ढक लेंगे। तो ये जो यहाँ पे एटम बैठ रहा है, अब वो इधर के 4 से और इधर जो 4 आएंगे वो भी इस पे टच हो जाएंगे। तो कितने पार्ट से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है एक एटम। एक कॉर्नर पे एक एटम 8 यूनिट सेल से क्या होता है, शेयरिंग में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एटम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर बैठा हुआ है तो 4 लोग से ही शेयर कर रहा है, और उसके आगे 4 रखेंगे तो वो भी क्या करेगा, 4 लोग से शेयर किया। तो टोटल कितने लोग शेयर कर रहा है, 8। तो हर कॉर्नर पे आप जो एटम रखेंगे वो 8 यूनिट सेल से क्या हो रहा है, अपना शेयरिंग कर रहा है। मतलब अगर एक एटम यहाँ पे आप बैठाए हैं तो ये जो एटम यहाँ पे गोल वाला है वो 8 एटम 8 यूनिट सेल से अगल बगल ये अपने एटम को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो इससे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट है कि एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। इतनी चीज क्लियर है। किसी भी यूनिट सेल के अगर एक कॉर्नर पे, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, मैं एक कॉर्नर की बात कर रहा हूं। एक कॉर्नर पे जो एटम बैठा हुआ है वो 8 लोगों से वो अपना एटम क्या करता है, शेयर करता है। जैसे मान लीजिए एक एटम हम मानते हैं स्फेरिकल होता है, तो मान लेते हैं हम ये एक गोला है, ये क्या है, एक एटम है। कहा जा रहा है कि ये जो एटम है किसी यूनिट सेल के मान लेते हैं टॉप पे बैठा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं कोई यूनिट सेल था, ठीक है, और मान लेते हैं ये यूनिट सेल है और यहाँ पे उसके एक पॉइंट पे ये एटम बैठा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ये जो एटम है वो 8 लोगों से अपना जो एटम है वो शेयर कर रहा है। तो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। तो अब ये जो एटम है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में जो एटम है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात यहाँ पे सुनते रहिए। अगर ये एक यूनिट सेल था, इसका जो यहाँ पे एक एटम हम बैठाए, यहाँ पे एक जो एटम बैठा दिए और मेरे पास आइटम है, ये अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज है बहुत ज्यादा। तो ये जो यूनिट सेल है, मान लेते हैं इसके कॉर्नर पे एक एटम बैठा हुआ, ठीक है, ये एक एटम है जो बैठा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि किसी भी यूनिट सेल के एक कॉर्नर पे अगर एक एटम बैठा हुआ है तो ये जो गोल वाला जो बॉल दिख रहा है, ये एटम है, वो 8 लोगों से ये अपना हिस्सा शेयर करेगा। कितने लोगों से, 8 लोगों से। ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है इसके बगल में भी आएंगे एक, इसके ऊपर भी आएंगे 2 3 4, 4 लोग इधर होंगे और 4 लोग आगे से आएंगे। तो एक एटम 8 लोगों से अपना क्या कर रहा है, अपना एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पे जो एटम बैठा है वो 8 लोगों से क्या करेगा, अपना एटम शेयर कर रहा है। तो 8 लोगों से अगर शेयर कर रहा है इक्वली, तो वो कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अच्छा, तो अगर एक चीज 8 पार्ट में डिवाइड हुई है तो सबके हिस्से में कितना आया, 1/8, इसके में भी आएगा 1/8, इसके में भी आएगा 1/8, इसके में भी आएगा 1/8, इसके में भी आया 1/8, तो इसके में भी कितना आया 1/8। इधर वाला जो यूनिट सेल होगा उसके में भी 1/8 और इधर वाला जो यूनिट सेल होगा उसमें भी 1/8। मतलब इसके चारों तरफ से जो यूनिट सेल बैठे हुए हैं, एक यूनिट सेल पे ये एटम बैठा है कॉर्नर पे, इसके अगल भी यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल होगा। तो सबके हिस्से में उस एटम का, उस अकेले एटम का कितना हिस्सा आ रहा है, 1/8। तो ये जो यूनिट सेल है उस पे ये जो एटम बैठा हुआ है, इस यूनिट सेल में एक कॉर्नर पे एक एटम का कितना हिस्सा आ रहा है, 1/8 आएगा। इतनी चीजें ध्यान रखिए। किसी भी यूनिट सेल के एक कॉर्नर पे जो एटम आए या मॉलिक्यूल बैठा हुआ है,
उस यूनिट सेल में वो अपना 1/8 पार्टिसिपेट करता है। 1/8 मतलब अपना एटम पार्टिसिपेट उसमें करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट कॉर्नर, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट कॉर्नर इक्वल टू कितना हो गया 1/8। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर में से आप किसी एक कॉर्नर को क्या कर लिए? उठा लिए। ये जो एक कॉर्नर है ये अपना एटम 8 यूनिट सेल से शेयर करता है। इसके अगल बगल जो होंगे वो 8 यूनिट सेल होंगे। तो ये जो एटम है गोल वाला वो 8 लोगों से, 8 यूनिट सेल से क्या होता है? टच करता है। अब ये यूनिट सेल जो अगर स्फेरिकल माने हैं तो वो 8 लोगों से टच कर रहा है, तो मतलब अपना एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है। तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट उसमें कुछ ना कुछ हर यूनिट सेल में कर रहा होगा। तो अगर एक एटम है 8 लोगों से टच कर रहा है तो उसको 8 पार्ट में क्या कर दिए? हम डिवाइड कर दिए। तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा रहा होगा? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। तो ये जो एक यूनिट सेल है उसके एक एटम से ये जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा इसमें कितना कर रहा होगा? 1/8। ये भी कितना कर रहा होगा? 1/8। ये भी इसमें कितना कर रहा होगा? 1/8। मतलब आठों जितने कॉर्नर हैं वो इस अकेले यूनिट सेल में अपना 1/8 पार्ट दे रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज पता चल गया कि एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल से शेयर करता है। तो देयरफॉर इससे एक बात पता चल के आती है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर इज 1/8। मतलब इस एक एटम का कंट्रीब्यूशन उस एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8। इस चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से लिखिए बार बार। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। हर एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से क्या होता है? शेयर होता है। तो उस यूनिट सेल में वो एक कॉर्नर या एक एटम कितना पार्टिसिपेशन दे रहा है? 1/8। ये अलग 1/8 दे रहा है, ये अलग 1/8, 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 ये अलग 1/8। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आपसे कोई पूछे कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर उस यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन, ये कितना एटम उसका पार्टिसिपेट करता है? तो 1/8। पूछे कि ये वाला जो एटम है इस यूनिट सेल में, अगल बगल वाले में, इस यूनिट सेल में ये एटम कितना दे रहा होगा अपना पार्ट? 1/8। अगल वाले को भी कितना दे रहा होगा? 1/8। ऐसे 7 और लोग को भी कितना दे रहा होगा? 1/8। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई। इस चीज को, ये पहला पॉइंट था सिंपल यूनिट सेल के लिए। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कॉर्नर की बात हो गई कि कॉर्नर पे, एक यूनिट सेल पे, एक कॉर्नर पे जो एटम बैठा होता है वो उस यूनिट सेल में 1/8 पार्टिसिपेट करता है। अब बात करते हैं फेस पे। जो सेकंड है वो पता करना है हमको कि फेस पे क्या कंट्रीब्यूशन। तो फिर से लेते हैं एक यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल है तो एक यूनिट सेल के कितने फेज होते हैं? 6 फेज होते हैं। जैसे आप अपना रूम देखिए तो ये पीछे वाली दीवार मेरी जो हो गई वो 1 फेज हो गई, आगे वाला 2 फेज, इधर वाला 3 फेज, ये 4 फेज, ऊपर 5 और नीचे 6। तो टोटल 6 फेज हो गए। इसी तरह इस यूनिट सेल के भी 6 फेज हैं। दिखा देते हैं आपको। 1 फेज, 2 फेज, पीछे 3 फेज, ये 4 फेज, ये ऊपर 5 फेज और ये 6 फेज। आपको बताया गया कि कोई यूनिट सेल अकेला नहीं रहता है। तो अगर ये अकेला तो यूनिट सेल होगा नहीं। अब इस यूनिट सेल के बगल में एक यूनिट सेल ये भी हो सकता है, इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल हो सकता है, इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल हो सकता है। मतलब आपको यहां पे एक दिख रहा होगा कि 6 फेज होते हैं और हर एक फेज 2 फेज मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक फेज था, ठीक है, ये ऊपर वाला एक फेज है, छत आपका एक फेज है। अब छत पे अगर कोई यूनिट सेल दूसरा बैठ गया है तो यहाँ पे जो आपका एक एटम बैठा हुआ है फेज पे, कहां बैठा हुआ है? फेज पे। वो देखिए कितने पार्ट से डिवाइड हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे वाले यूनिट सेल से। मतलब वहां जो एटम बैठा है कितने लोग से डिवाइड हुआ? 2 लोग से। अब आप कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि ये भी फेज है, ये पीछे वाला, अब इस ऐसे है, ये एक यूनिट सेल अकेले था, एक यूनिट सेल इसके बगल में होगा, ये जो फेज है उसके बगल में भी आके एक यूनिट सेल बैठ गया। अब ये देखिए ये वाला जो फेज आपको दिख रहा था, ये वाला जो फेज दिख रहा था वो कितने से डिवाइड, कितने लोग से शेयर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 से। मतलब टोटल कितने लोग इस एटम को शेयर कर रहे हैं? 2 लोग शेयर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पीछे वाला भी एक एटम होगा। चलिए ठीक है,
ये पीछे वाला जो फेज है उस पर भी एक एटम बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं इसके पीछे से एक और एटम आके बैठ गया, तो फिर देखिए ये जो फेज है खुल रहा है, ये जो फेज है ये इस पे एक एटम था, कितने लोग से शेयर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग से। तो कोई भी एटम जो फेज पे होता है वो कितने लोग से शेयर करता है, सिर्फ 2 लोग से। जैसे आपका एक कमरा है, एक कमरे की दीवार है, उसके बगल में एक और कमरा होगा, तो ये जो फेज है वो कितने लोग में डिवाइड हो रहा है, इधर भी और उधर, मतलब कितने लोग से, 2 लोग से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक क्यूब के 6 फेज होते हैं और एक फेज 2 लोग से क्या होता है, शेयर होता है। इस बात को लिख लेते हैं। तो हमारा जो एक एटम है अगर वो फेज पे है तो कितने लोग से शेयर करता है, 2 यूनिट सेल से। एन एटम ऑन द फेज इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। अब ये जो मान लीजिए ये हमारा जो यूनिट सेल था वो यहाँ पे फेज पे एक एटम बैठा हुआ है, तो कितने लोग से शेयर कर रहा है, 2 लोग से शेयर कर रहा है। मतलब एक अगर मेरे पास गोल एटम है और वो शेयर कर रहा है सिर्फ 2 पार्ट, 2 लोग से शेयर कर रहा है, तो इसके पास भी कितना आया, 1/2, और इसके पास भी कितना आया, 1/2। इतनी चीज समझ में आ रही है ना कि अगर एक जो आपका दीवार का जो एक फेज है, एक जो बड़ा वाला दीवार है, वो बगल वाले से शेयर हो रहा है और आप जिस रूम में है उस रूम से शेयर हो रहा है, तो जो बीच वाला हिस्सा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब कोई हिस्सा, कोई भी चीज अगर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो एक को आधा मिला होगा और एक को आधा मिला होगा। तो एन एटम ऑन द फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम on the face of unit cell, on the face of unit cell equal to हो गया 1/2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम यहाँ पे होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/2। मतलब एक एटम अगर फेस पे बैठा हुआ है तो उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। जैसे ये एक यूनिट सेल है तो यहाँ पे फेज पे जो एटम बैठा हुआ है उस एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना है, सिर्फ और सिर्फ आधा है, और आधा किसी दूसरे को दे दिया, अपने दोस्त के साथ शेयर कर लिया, इसके साथ। तो एक एटम जो यहाँ बैठा है वो आधा इसके पास है और आधा इसके पास है। तो ये चीज क्लियर है ना कि एक यूनिट सेल में 6 फेज होते हैं और हर एक फेज जो शेयर करता है वो कितना करता है, 1/2। तो फेज भी क्लियर हो गया। क्लियर करते हैं बॉडी कितना शेयर करता है। तो अब देखना है बॉडी के बारे में कि बॉडी सेंटर्ड, मतलब एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में जो बॉडी सेंटर्ड या बॉडी पे जो एटम रखा जाता है वो कितना शेयर करता है। तो आपका एक रूम जो है वो क्यूब है कि यूनिट सेल है। अब इस रूम के बीच में बॉडी सेंटर्ड मतलब एकदम बीचों बीच अगर एक कोई एटम रख दें, आपके रूम जहां बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं वहीं रूमों में एक एटम रख दें, तो वो क्या किसी से शेयर हो रहा है, अगल बगल वाले कमरे में से शेयर हो रहा है कि इस कमरे में रखा गया है और उधर कमरे में भी इसका आधा हिस्सा है, ऐसा नहीं ना है। अगर किसी भी रूम के बीच में कोई एटम रख दें तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट सेल में है, किसी से शेयर नहीं करता है। तो ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मतलब बॉडी पे अगर कोई एटम रखा है तो वो किसी से शेयर नहीं करता। इस बात को नोट कर लीजिए। तो बॉडी वाला नोट कर लीजिए कि एन एटम विद इन द बॉडी ऑफ ए बॉडी यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर कोई एक एटम रखा हुआ है तो वो किसी से अपना वो एटम शेयर नहीं करता है, इसलिए देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद इन द बॉडी इज 1। मतलब एक यूनिट सेल में अगर बॉडी पे कोई एटम रखा हुआ है तो उस यूनिट सेल में उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बॉडी हो गया। अब एक बार और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एक आपके उत्तर सिलेबस में नहीं लेकिन आपको जानना जरूरी है। एज पे रखा हुआ है तो एज पे क्या होता है, अच्छा यहीं पे देख लेते हैं। एज का मतलब होता है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जैसे आपको ये रूम है, ठीक है, रूम में आप देख रहे होंगे कि एक जो ऊपर वाली लाइन गई है, एक लाइन दिख रही है ना आपको, उस कोने से इस कोने, वो एज है। अब वो एज जो है अगर आपके छत के ऊपर एक और रूम हो तो वो एज उससे भी शेयर हो रहा है, मतलब एक नीचे एक ऊपर 2 हो गया। बगल वाले रूम से भी वही छत जो है शेयर हो रहा है 3, और उस बगल वाले छत के भी ऊपर एक छत होगा तो उससे भी क्या हो रहा है, वो शेयर हो रहा है 4। मतलब अगर ये एक रूम का जो ऊपर वाला लाइन है, ऊपर वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये है, ठीक है, एक है, तो इसके ऊपर अगर एक छत रखी हुई है, उस छत के ऊपर एक और छत है, तो ये जो लाइन यहाँ पे अगर एटम रखेंगे तो इससे भी शेयर होगा, इससे भी शेयर होगा, 2 हो गए। अब हम कह रहे हैं कि इस रूम के बगल में भी रूम था, तो ये देखिए ये एज जो है इससे भी शेयर हो रहा है तीसरे वाले से, और यहाँ पे जो है एटम, इसके ऊपर भी अगर एक हम छत रख दें तो ये 4 लोग से क्या हो गया, शेयर हो गया।
ध्यान से देखिए, यहाँ एज पे हम एक एटम रख रहे हैं, तो एक इससे शेयर हुआ आधा, आधा इससे शेयर हुआ, आधा इससे शेयर हुआ, आधा इससे हुआ, तो टोटल कितने पार्ट में शेयर हो गया 1/4। तो कोई भी एटम अगर एज पे रखा हुआ है, ठीक है, एज पे रखा है वो है, तो वो 1/4 अपना पार्ट देता है उस यूनिट सेल में। कितना देता है? 1/4। इस चीज को भी लिख लेते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एज पे, एक जो एज है, किसी भी यूनिट सेल के एज पे जो एटम बैठा हुआ है वो 4 लोग से अपना एटम क्या करता है? शेयर करता है। इसलिए उस यूनिट सेल में जहां पे एटम बैठा हुआ वो अपने यूनिट सेल में कितना हिस्सा देगा? अपना 1/4। 1/4 अपने में देगा, 1/4 दूसरे में देगा, 1/4 तीसरे में देगा और 1/4 चौथे में देगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी खत्म हुई। आप लोग को ये पता चल गया कि अगर कोई एटम किसी यूनिट सेल के एक कॉर्नर पे कोई एटम बैठा हुआ है, तो उस यूनिट सेल में वो अपना हिस्सा देगा। अगर कॉर्नर पे बैठा है तो 1/8 देगा, ठीक है। कोई एक एटम किसी यूनिट सेल के फेस पे बैठा हुआ है, एक फेस पे, सिर्फ एक फेस, होते 6 फेज है, एक फेस पे बैठा हुआ है, तो उस यूनिट सेल में वो अपना कितना हिस्सा देगा? 1/2 देगा, ठीक है। कोई अगर यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर्ड एटम बैठा हुआ, मतलब बॉडी पे बैठा हुआ है, तो वो किसी से अपना एटम शेयर नहीं करता है, तो उस यूनिट सेल में वो एटम कितना शेयरिंग दे रहा है? 1 दे रहा है। क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। और उस किसी एक यूनिट सेल में एज पे अगर कोई एटम बैठा हुआ है, तो वो एज पे 4 लोगों से अपना एटम शेयर करता है, तो उस अकेले यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/4 आ गया। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। तो अब जो हम लोग को देखना है वो ये है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। किसी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये जानना है। अब देखिए, यूनिट सेल अलग अलग तरह का था। एक था सिंपल यूनिट सेल, मतलब प्रिमिटिव। उसका नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव में 3 या 4 पार्ट थे, ठीक है। तो अब पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल से, कि कोई सिंपल यूनिट सेल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है सिंपल यूनिट सेल, या आप कह सकते हैं प्रिमिटिव, या इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल या प्रिमिटिव, ठीक है। अब सिंपल यूनिट सेल कहने का मतलब है, अगर हम बनाएं सिंपल एक यूनिट सेल, तो ये हो गया आपका एक सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल का मतलब है कि हर एक कॉर्नर पे, हर एक लेटाइस साइड पे एक लेटाइस पॉइंट क्या होगा? बैठा होगा, ठीक है। तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 लेटाइस पॉइंट होंगे और 8 एटम आयन या मॉलिक्यूल बैठे होंगे। तो कह रहा है कि जब एक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो एक सिंपल यूनिट सेल है, तो इस एक यूनिट सेल में, अब हमको अगल बगल से मतलब नहीं है, इस एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि इसके अंदर कितने लेटाइस पॉइंट है? 8। कितने हैं? 8। अच्छा, 8 लेटाइस पॉइंट है, मतलब 8 एटम इस यूनिट सेल पे 8 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस यूनिट सेल में इनका हिस्सा कितना आता है? हिस्सा कितना आता है? अभी जस्ट देखें 2, 3, 5 मिनट पहले कितना आता है? 1/8। मतलब ये कितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा? 1/8। 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 ये सब कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस यूनिट सेल में? 1/8। और टोटल कितने हैं? 8। तो 8 एटम पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं? 1/8। तो इस यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं टोटल? तो टोटल, एक अगर सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो ये टोटल एटम मिला के इस यूनिट सेल में कितने के बराबर हो रहे हैं? 1 एटम के बराबर हैं। ये आ रहा है सिंपल में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखते हैं फेस वाले में। तो सेकंड है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब एफसीसी। अच्छा, एफसीसी यूनिट सेल है, अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस बार 8 कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, बट इस बार 6 कहां होंगे? फेस पर भी एटम बैठे होंगे। मतलब 8 तो यहां बैठे होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और एफसीसी है, ये अभी सिंपल है। एफसीसी कब बनेगा? जब इसके 6 फेस पे भी क्या बैठ जाएंगे? एटम। तो 6 फेस ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं।
अब ये बगल वाला भी यही, तो 3D नहीं बन पाएगा, तो एक ये डॉटेड और एक ये डॉटेड, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर पे भी एटम होंगे और 6 फेस पे भी होंगे। तो हम मिलाते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन करके कितना एटम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना। तो जो 8 कॉर्नर पे बैठे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 8 इंटू 1/8, मतलब कितने आ रहे हैं, 1 एटम। इतनी चीज क्लियर है। यहां से आया 1 एटम, ये 8 कॉर्नर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये एफसीसी है तो एफसीसी में 6 फेस भी हैं, प्लस 6 फेज हैं, 6 फेज हैं, और हर एक फेज कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2। ये जो एक दीवार है वो आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा किधर कंट्रीब्यूट कर रही है, उधर। तो 6 फेज इंटू कंट्रीब्यूशन उनका कितना होता है, 1/2, तो ये आ गया 3। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन 3 और 1 प्लस कितना आता है, 4। मतलब एक एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इतनी क्लियर है। सिंपल में कितने आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर पे बैठे थे 8 एटम और उनका पार्टिसिपेशन था 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1, और ये एफसीसी है तो 8 तो ये होंगे ही, प्लस 6 फेस पे देखना है तो 6 इंटू 1/2 तो 3। फेस की हेल्प से 3 एटम आ रहे हैं और कॉर्नर की हेल्प से 1 एटम, तो टोटल कितने एटम आ रहे हैं, 4। किसमें, एफसीसी में। अब देखते हैं बीसीसी। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड। अगर मतलब कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है कि उसके 8 कॉर्नर पे तो एटम होंगे, ये थोड़ा अच्छा खासा क्यूब टाइप बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं। तो उसके 8 कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही 8 ठो, और उसके बॉडी पे भी क्या होगा, एक बीच में और एटम होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस यूनिट सेल में, इस अकेले यूनिट सेल में टोटल कितने एटम आए। तो हमको दिख रहे हैं 8 कॉर्नर पे 8 एटम, और वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, 1/2। ये एक एक एटम कितना पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी 1/8 करते हैं। कितना करते हैं, 1/8। 8 कॉर्नर पे 8 एटम और उनका पार्टिसिपेशन उस यूनिट सेल में 1/8, प्लस इस बार एक जो है वो एक सेंटर में बैठा हुआ अकेला, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो अकेला बॉडी के अंदर बैठा होता है वो एटम, वो कितना पार्टिसिपेट करता है, वो खुद पूरा पार्टिसिपेट करता है। तो कितना आ गया, 1। यहां से आ गया 1 + 1, तो टोटल कितने एटम आते हैं बॉडी सेंटर्ड में, 2 आते हैं, ठीक है, क्लियर है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम टोटल आते हैं। बॉडी सेंटर्ड का मतलब 8 कॉर्नर पे होंगे, तो 8 इंटू उनका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8, तो हो गया 1, और बॉडी पे अकेला एक बीच में बैठा रहेगा 1, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में है, तो टोटल आ गया 2। अब लास्ट देखते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। एज का मतलब होता है कि वही जो हर दीवार पे आपको वो एक दिख रही होगी छत, और जहां पे नीचे वाली दीवार जाके लग रही वही एज है, जो लाइनिंग दिख रही है आपको चारों ओर, वो एज और नीचे वाला एज, और फिर ये एज, फिर ये एज, ठीक है। तो टोटल 12 एज होते हैं किसी भी यूनिट सेल में। कितने एज होते हैं, इसको बनाने रहे यूनिट सेल, 12 एज होते हैं। और एज का जो पार्टिसिपेशन है, ये जो लाइन आपके ऊपर दिख रही होगी, वो पार्टिसिपेट करती है 4 लोग से, एक नीचे वाला 1, एक ऊपर वाला 2, एक उससे उस बगल वाला 3 और उसके उस बगल वाला 4। तो अब यूनिट सेल में है तो कॉर्नर पे एटम होंगे 8, तो 8 इंटू वो हो गया 1/8, प्लस एज पे कितने एज होते हैं, 12, और वो कितना हिस्सा लगाते हैं अपना, 1/4। एक एज उस यूनिट सेल में 1/4 पार्टिसिपेट करता है, तो ये यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 1, तो टोटल आ गए 4 एटम, ठीक है। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम टोटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, ओके। अब इस चीज पे इतना क्लियर हो गया है तो तुरंत 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत मजा आएगा लगाने में, मतलब आसान ही होते हैं एकदम। जैसे एक पहला क्वेश्चन है बहुत ईजी, इसमें फॉर्मूला बनाना होता है। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी, एक कंपाउंड बन रहा है 2 एलिमेंट को मिलाने पे ए और बी नाम के हैं, हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, दोनों का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। उस जो ए एटम है वो क्यूब के कॉर्नर पे बैठा हुआ है,
और बी एटम्स आर द फेस सेंटर, डिराइव द फॉर्मूला। अब देखिए आपके माइंड में तुरंत समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, उस क्यूब में ये कह रहा है कि जो ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट्स के जो एटम है वो कहाँ बैठे हैं, सब कॉर्नर पे बैठे हैं, ये सब ए वाले हैं, ए ए ए ए ए ए और ए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जो बी एटम है, ए एटम्स आर एट द कॉर्नर और बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर्ड। जो बी है वो कहाँ पे बैठे हैं, फेस पे। तो कितना फेस होता है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस। अब ये पीछे वाला है 5 फेस और ये पीछे वाला है 6 फेस। जो बी एटम है वो 6 फेसेस पे बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब ए और बी का एलिमेंट्स में A1 B2 की A3 AB4 ऐसे बनेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का जो तरीका है सिंपल सा है। आपको पता है कि ए एटम कहाँ बैठे हैं, एट द कॉर्नर पे। तो नंबर ऑफ एटम्स, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इक्वल टू, अच्छा ए का कितना नंबर ऑफ एटम्स लगेंगे, तो 8 कॉर्नर है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने आएंगे 1। उसी तरीके से आप कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, जो कि कहाँ है, फेस सेंटर्ड पे हैं। तो फेस सेंटर्ड कितने होते हैं हमारे एक यूनिट सेल में, होते हैं 6, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हर एक फेस वाला 2 लोग से डिवाइड होता है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 1/2। तो ये कितना आ गया 3। ए जो है 1 आया है और बी कितना आया है 3। तो जो रेशियो आ रहा है, वो रेशियो जो आ रहा है A/B का, वो निकल के आया मेरे पास 1:3 का। तो यहां से फॉर्मूला A जो है 1 है और B कितना आ रहा है 3, तो फॉर्मूला बना AB3, मतलब A का 1 एटम लगेगा और B का 3 एटम लगेगा। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि A है वो कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 8 × 1/8। तो A अपना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 1 एटम। B फेस पे बैठा है, तो फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2, और कितने फेस होते हैं 6, तो टोटल कितने एटम निकल गए 3। तो A का 1 एटम है और B का 3 एटम है, फॉर्मूला बन गया AB3, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने रिलेटिव में शेयर करिए, दिल्ली मुंबई हैदराबाद हर जगह शेयर करिए, जहाँ बच्चे हैं जो दोस्त हैं वहाँ शेयर करिए। और पढ़ते रहिए, खाते रहिए, लिखते रहिए, मज़ा करते रहिए और पढ़ते रहिए, फिर से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, ओवरऑल ये लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है। आपको पता चल गया कि एक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं, FCC है तो कितने एटम होंगे, BCC है तो कितने होंगे, एस सेंटर्ड है तो कितने होंगे, सिंपल है तो कितने होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा पैकिंग के ऊपर, ठीक है, कैसे पैकिंग करते हैं सॉलिड्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।